और ईमेल आईडी भी होता है डेमोग्राफिक डिटेल में, जिसमें मोबाइल अब कंपलसरी हो गया है। अगर आपके पास मोबाइल फीड नहीं है आधार में, तब आप ई आधार डाउनलोड नहीं कर सकते, या इवन बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी रुक जाते हैं। आधार किस चीज के लिए, एक बार इसको आप लोग पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आधार कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है। बहुत सारे फॉर्ज केस आते हैं, कोई पीडीएफ में जाकर एडिट कर दिया, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या वेरीफाई करते हैं, कितने डिजिट का आधार है। अगर इंक्वायरी के लिए आता है, अगर मान लो वो 10, 11 या 13 डिजिट का हुआ, तो देखकर ही हम लोग बता देते हैं कि ये फॉर्ज्ड है। ठीक है। दूसरी बात, आधार कभी भी 0 या फिर 1 से स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बात, आधार सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है आधार, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं है, या जो दिव्यांग है उनके लिए नहीं है। आधार इज फॉर ऑल। जो भी रेसिडेंट हमारे पास आएंगे उनको हमें आधार देना है, भले ही वो डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर में आकर उनका इनरोलमेंट होगा, लेकिन उनको आधार मिलेगा। मेनली आधार में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा फीड करते हैं। ऑथेंटिकेशन जो होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन, वो हमेशा येस और नो में होता है। दो तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है। एक तो आधार की सर्वर से हमें पता चल जाता है कि जो आधार है, और जो इंडिविजुअल अपने आप को मतलब बता रहा है कि ये मेरा आधार है, ये उसका है या नहीं। सेकंड होता है ई केवाईसी। ई केवाईसी में आपको सारा डिटेल मिलता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डिटेल प्लस फोटोग्राफ। बायोमेट्रिक डिटेल नहीं दिया जाता, शेयर नहीं किया जाता ई केवाईसी में। व्हाट आधार इज नॉट, आधार क्या नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा देख लो। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड जो होता है वो पूरे फैमिली मेंबर के लिए होता है, ऐसा आधार में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के लिए एक आधार हम लोग इशू करते हैं, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का भी होता है, प्लस किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड बनता है। लेकिन आधार जब भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का होगा, ना ही वो पूरे फैमिली का होगा, ना ही पूरे कास्ट रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं। प्लस आधार में हम जो भी डिटेल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड डिटेल लेते हैं। उसका कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी डिटेल हम लोग आधार में नहीं लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीआई के अंडर में होता है आपका रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसीज। ठीक है। एट प्रेजेंट उत्तराखंड में एट प्रेजेंट उत्तराखंड में जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो सारे के सारे स्टेट रजिस्ट्रार हैं। जो भी प्राइवेट रजिस्ट्रार थे, प्राइवेट एजेंसीज थी, उन सबको बंद करवा दिया गया है। इंडिया पोस्ट, बैंक, डीओआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डब्ल्यूसीडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर, ये 6 जो हैं ये रजिस्ट्रार हैं। इनके अलावा यूआईडीआई अपने अंडर में सेंटर्स स्टार्ट किया है, आधार का सेंटर, जो कि अभी पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, देहरादून में ये हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 स्टेट रजिस्ट्रार वर्क कर रहे हैं उत्तराखंड में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डब्ल्यूसीडी, डीओआईटी, बैंक, इंडिया पोस्ट, सोशल वेलफेयर और यूआईडीआई सेल्फ। ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है आपका यूआईडीआई, यूआईडीआई के अंडर में होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अंडर में होता है इनरोलमेंट एजेंसी। जो भी आधार सेंटर होता है उसका देख रेख, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर कौन होगा, ठीक है, ऑपरेटर का सर्टिफिकेशन, ये सब करवाना, ये इनरोलमेंट एजेंसीज का काम होता है। रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उनको कुछ भी आधार सेंटर बनाने से लेकर जो फ्रेश आधार जनरेट होता है, जिसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूआईडीआई 100 रुपीज देती है रजिस्ट्रार को, ये सारे पैसे फिर इनरोलमेंट एजेंसी को पास ऑन करता है रजिस्ट्रार। हमें क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करवाते हैं। हम सभी का आधार बना हुआ है, इसलिए मोस्टली हम लोग मच अवेयर हैं कैसे आधार बनता है। ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म हम लोग रेसिडेंट से फिलअप करवाते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रूफ रहेगा जो कि हम अपने पास रखते हैं। इसके अलावा रेसिडेंट का कोई सा भी डॉक्यूमेंट हमें अपने पास नहीं रखना है, नॉट इवन फोटोकॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर कभी
सेंटर पे इंस्पेक्शन हुआ और कोई सा भी डॉक्यूमेंट किसी भी रेसिडेंट का पाया गया तो वो उस पर फिर फाइन लगता है। इसलिए आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट रेसिडेंट का नहीं लेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। ये चार्जेस हैं। न्यू आधार इनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब हमें रेसिडेंट से पैसा नहीं लेना है। अगर हम इनरोलमेंट करते हैं कोई नया आधार, जिसका आधार अभी तक नहीं बना है, उसका इनरोलमेंट करते हैं और आफ्टर इनरोलमेंट फ्यू डेज 1 2 3 7 डेज के बाद उसका आधार जनरेट हो जाता है, तब उस आधार जनरेशन के बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 100 रुपये देती है, 100 रुपीज। लेकिन हमें रेसिडेंट से इसके लिए पैसे नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक। मैंडेटरी बायोमेट्रिक कोई बताएगा क्या होता है? एनीबॉडी? सर, जो बच्चों का 5 और 15 साल में उनका बायोमेट्रिक पहले उनकी माता पिता के नाम से होता है, फिर 5 और 15 साल में अपडेट किया जाता है तो दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों का जो आधार होता है उसमें हम लोग बायोमेट्रिक नहीं लेते, बच्चों का नहीं लेते, उसमें सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल होता है। देखिए आधार सबके लिए, लेकिन जो बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी आधार बनाना है। तो अप टू 5 ईयर, 5 साल तक बच्चा आधार जो होता है उसमें हम लोग बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लेते, उनके पेरेंट का, किसी भी पेरेंट, आइदर मदर और फादर, जो भी पेरेंट अपना आधार नंबर देंगे, किसी एक ही का लेना है, दोनों का नहीं लेना है, या तो माँ देंगी या उसके फादर बच्चे के, उनका ही बायोमेट्रिक लगेगा। एक थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब का फिंगरप्रिंट, या किसी भी एक, मतलब आइदर थंब या एनी फिंगर। ठीक है। जैसे ही 5 साल बच्चा कंप्लीट करता है, उस विद इन 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 5 से 7 साल, बच्चे की एज जब तक 7 साल नहीं होती, इसके बीच में कभी भी बच्चे को अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, पहली बार। दूसरी बार जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। इन दोनों बायोमेट्रिक अपडेट को मैंडेटरी कहा जाता है और इसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम रेसिडेंट से इसके लिए पैसा नहीं लेंगे। इन दोनों के लिए गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, मतलब रजिस्ट्रार को, इनरोलमेंट एजेंसीज को गवर्नमेंट पैसा देती है और उन 50-50 रुपीज मिलता है। ठीक है। लेकिन अब 100 रुपीज होने वाला है या शायद हो गया है, आजकल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक छोटे बच्चे का अगर जब भी हम आधार बनाते हैं तो छोटे बच्चे के आधार में हमें 300 मिलते हैं। 100 जब उसका आधार जनरेशन हुआ फर्स्ट टाइम, दूसरा जब फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक होगा 5 साल, दूसरा तीसरा जब वो 15 साल का हो जाता है तब। तो 2 बार मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता है किसी भी बच्चे का। उसमें हमें रेसिडेंट से पैसे नहीं लेने हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पैसा देगी। इसके अलावा कोई भी अगर बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो उसका 50 रुपीज है। डेमोग्राफिक डिटेल हमें अपडेट करवाना है, उसका 50 रुपीज। अब बायोमेट्रिक का जरूरत कैसे पड़ता है? एज पर बायोलॉजी, ईच एंड एवरी आफ्टर 5 ईयर्स हमारे थोड़े बहुत बायोमेट्रिक चेंज होते हैं। ठीक है। तो हर 5 साल पे हमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट हमारा होता है उसका भी थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता है, या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तब उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, या ओल्ड एज में, जैसे किसी का आधार बना है अराउंड 50 या 60 ईयर्स एज में, अब वो हो गए हैं 65 या 70, तो जब ऑथेंटिकेशन के लिए वो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक मिसमैच करता है। रीजन उनका जो फिंगरप्रिंट है या फिर आइरिस है, जो भी उनका बायोमेट्रिक का डिटेल है वो मैच नहीं करता, वो पहले से वीक हो गया रहता है। तो ऐसे केसेस में उनका बायोमेट्रिक अपडेट हमें करवाना। वंस बायोमेट्रिक अपडेट, उसके बाद फिर से उनका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो नॉर्मली किसी भी इंसान को हर 5 साल के अंदर में बायोमेट्रिक अपडेट होता है। फोटोग्राफ भी हम लोग जो चेंज करते हैं वो भी बायोमेट्रिक अपडेट के अंडर में आता है। तो किसी भी बायोमेट्रिक अपडेट का हम लोग रेसिडेंट से मैक्सिमम 50 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रार को रेडी किया जाता है और एमओयू साइन होता है। एमओयू साइन होता है रजिस्ट्रार और यूआईडीआई के बीच में।
एक बार रजिस्ट्रार रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके अंडर में वो अपने ईए को हायर करते हैं। जैसे यहाँ पे डीओआईटी रजिस्ट्रार है, डीओआईटी ईए है। फिर क्या होता है, वो ऑपरेटर सुपरवाइजर का हायरिंग होता है। हायरिंग मतलब वो डिफाइन करते हैं कि कौन ऑपरेटर बनेगा, कौन सुपरवाइजर बनेगा। फिर उनकी सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन के बाद मशीन का L1 और L2 किया जाता है। क्लाइंट का L1 रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मशीन का L2 वेरिफिकेशन होता है। L1 मतलब लेवल 1, L2 मतलब लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता है, जो भी आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। L2 में जो आपका मशीन का डिटेल है वो आधार के सर्वर में फीड हो जाता है। जब तक ये L1 L2 नहीं होगा, आप आधार का काम किसी मशीन में स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले ये प्रोसेस नहीं था, आज से 6 महीने पहले तक। पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो गया, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑपरेटर का ऑनबोर्डिंग होने के बाद, जैसे जिसको हम क्रीडेंशियल बोलते हैं, क्रीडेंशियल एक बार क्रिएट हो जाता है किसी भी ऑपरेटर का, फिर उसके बाद मशीन का L1 और L2 हम लोग करवाते हैं। किसी भी एक मशीन का एक ही बार L2 होगा। एक मशीन पे एक से ज्यादा अप्रॉक्स 2 या 3 ऑपरेटर काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेटर 2 या 3 मशीन पे काम नहीं कर सकता। यह आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर एक ऑपरेटर 2 मशीन पे अपने आप को ऑनबोर्ड करता है तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और इसका फाइनेंशियल फाइन लगता है रजिस्ट्रार पे। और फिर रजिस्ट्रार आपको क्या किस तरीके से पनिश करता है वो उन पे डिपेंड करता है। इसका फाइन है 10,000 टू अप टू 1 लाख, प्लस 3 साल तक की जेल भी होती है। तो कोई भी ऑपरेटर अपने आप को एक ही मशीन पे ऑनबोर्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 मशीन पे ऑनबोर्ड करके रख दिया। लेकिन एक मशीन पे 2-3 ऑपरेटर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एक मशीन का जैसे ही एक बार L2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑपरेटर उस पर जब ऑनबोर्ड होने आएगा फिर से उसके L2 करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप उसकी सिर्फ एक बार L2 होगी। L1 L2 होने के बाद हम लोग इनरोलमेंट स्टार्ट करते हैं। एक इनरोलमेंट जो होता है किसी भी रेसिडेंट का, इनरोलमेंट का मतलब यहाँ पे फ्रेश इनरोलमेंट प्लस अपडेशन, व्हाटएवर आप जो भी करते हो, उसमें जो हम डिटेल लेते हैं बायोमेट्रिक प्लस डेमोग्राफिक, वो एक्चुअली एक पैकेट बन जाता है। एक रेसिडेंट का इनरोलमेंट एक पैकेट बनता है। उस पैकेट को अपलोड किया जाता है CIDR पे। CIDR आधार के सर्वर को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लो, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी, CIDR। CIDR आधार का सर्वर है, एक बेंगलोर में, दूसरा गुड़गांव में, मानेसर। जो भी पैकेट अपलोड हो, जो भी हम लोग इनरोलमेंट करके सेव होता है हमारे सिस्टम पे, वो सारे के सारे पैकेट अपलोड हो जाते हैं CIDR पे। उसके बाद ही आधार जनरेशन होता है। अगर हम इनरोलमेंट कर लिए और पैकेट CIDR पे अपलोड नहीं हुआ तो उस रेसिडेंट का आधार जनरेट या अपडेट नहीं हो पाएगा। पहले ये प्रोसेस खुद से करना पड़ता था अपलोडिंग का, अब ये ऑटोमेटिक हो गया है। आपके सिस्टम को ऑनलाइन, आपको अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखना है। EOD एंड ऑफ द डे में एटलीस्ट 1 आवर के लिए ही अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन रखते हैं, सारा का सारा पैकेट ऑटो अपलोड होगा। इनरोलमेंट क्लाइंट एक्चुअली आधार सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग बनाते हैं आधार, जिसका इनरोलमेंट होता है। आधार में 2 तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला है आपका ECMP, इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। सेकेंड है CELC, चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हम लोग बनाते हैं उसको ECMP कहा जाता है। इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि विंडो बेस्ड एज वेल एज लिनक्स बेस्ड होता है। जो CELC है वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए उसको टैबलेट के थ्रू इनरोलमेंट उसमें होता है। CELC में सिर्फ अप टू 5 इयर्स बच्चों का ही आधार इनरोलमेंट हो सकता है या अपडेट हो सकता है। उसमें जिसकी भी एज 5 साल से 1 दिन भी ज्यादा होती है उसका इनरोलमेंट हम नहीं कर सकते CELC में। इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जिसको ECMP हम लोग बोलते हैं, जिसमें किसी का भी आधार बन सकता है या अपडेट हो सकता है।
छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका। ये इनरोलमेंट क्लाइंट के फीचर्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लो। जैसे ही हम लोग ECMP को ओपन करते हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ द मशीन प्लस एज वेल एज ऑपरेटर, सबसे पहले हमें यूजर का ऑथेंटिकेशन करना होता है। यूजर मतलब ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन होता है। जब तक ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आप इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार बनाने में मेनली हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को लेना होता है। पहला होता है POI, दूसरा होता है POA, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आजकल बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आधार मतलब किसके लिए है? आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार किसी के पास है तो इट डजंट मीन कि वो भारत का नागरिक है। आधार उनके लिए है जो इंडिया में रिसाइड करते हैं। रेसिडेंटशिप है ये, नॉट ए सिटीजनशिप। निवासी, जो भी भारत में निवास करता है वो भारतीय हो या नहीं हो, अगर वो इंडिया में कॉन्टिन्यूसली मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज्यादा कॉन्टिन्यूस रह चुका है और वो डॉक्यूमेंट दे सकता, आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसका आधार बनेगा। ये टोटल 27 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अप्रॉक्स 41 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें देखिए, रेसिडेंट जब भी जो भी डॉक्यूमेंट हमें देगा, हमेशा हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का स्कैन होता है। वंस आप स्कैन कर लोगे डॉक्यूमेंट को, उसको आप ECMP सॉफ्टवेयर में सबमिट कर दोगे, आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देना है आपको रेसिडेंट को। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना ही उसके फोटोकॉपीज ऑन रेफरेंस के लिए। आपको कुछ भी नहीं रखना है। आपके पास रहेगा तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो फॉर्म जो रेसिडेंट स्टार्टिंग में फिलअप करता है, और उसी में आप मेंशन कर लेना कि रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें ऑप्शन रहता है POI, POA, DOB, POR, प्रूफ ऑफ रिलेशन। तो किस रेसिडेंट ने क्या डॉक्यूमेंट दिया है उसी में आप नोट करके, बस आपको सिर्फ वो एक पेज रखना है जो फॉर्म आप फिलअप करवाते हो रेसिडेंट से। इसके अलावा आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम रेसिडेंट से डॉक्यूमेंट लेंगे हमेशा ओरिजिनल लेंगे। फोटोकॉपी पे बनाएंगे उसका आधार रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर या सुपरवाइजर ब्लैक लिस्ट हो जाता है। फोटोकॉपी कभी नहीं लेना है, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है, वही स्कैन होगा। प्रूफ ऑफ रिलेशन है, अगर कोई अपना रिलेशन के बेसिस पे अगर अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करवाता है तो उसमें उसको POR देना होगा। फॉर एग्जांपल, शादी के बाद जैसे लड़कियों का जनरली सरनेम चेंज होता है, अब उन्हें आधार में भी अपना अपडेट करवाना है तो उनको POR देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलेशन। उनके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशन क्या होगा? मैरिज सर्टिफिकेट होगा। अगर किसी के पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट, जो 13 नंबर पे आपको दिख रहा है, 13वें नंबर पे, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय MP और MLA और MLC और म्यूनिसिपल काउंसिलर और गजेटेड ऑफिसर ऑन लेटर डेट। ये पहले का था। अब क्या है, UIDAI का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में इनमें से कोई भी आदमी सर्टिफाई करेगा।
डीओबी में क्या होता है, प्रूफ ऑफ जो डीओबी होता है, अगर किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है, ठीक है, तो उसमें ये टोटल डॉक्यूमेंट है जो कि हम देकर अपना अपडेट करवा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें सिर्फ एक बार ही अपडेट हो सकता है। जैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पहले लोग जब आधार बना रहे थे वो लोग सीरियस नहीं थे, जो भी उनको समझ में आता था कुछ भी अपना डीओबी डाल देते थे, डालकर उन्होंने आधार बनवा लिया। बट अब आधार हर चीज से लिंक हो रहा है, और जब तक आधार लिंक नहीं होगा उन्हें किसी तरह का, जैसे डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार कंपलसरी हो गया एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ठीक है। तो अब सभी लोग परेशान है अपना डीओबी और नाम वगैरह सही करवाने में। तो डीओबी हमें कभी भी एक ही बार उसका करेक्शन हो सकता है, जैसे ही एक बार अपडेट हो जाएगा दोबारा अपडेट नहीं होगा डीओबी। आपके पास जो भी आएंगे, जब हम लोग इनरोलमेंट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन आता है वहां पे, आप देखना एक वेरीफाई का होता है, एक डिक्लेरेशन का होता है ऑप्शन। आप हमेशा ट्राई करना जब फ्रेश इनरोलमेंट करना, अंडर डिक्लेरेशन बनाना, भले ही आपके पास डीओबी का हो, क्योंकि अगर हम एक बार वेरीफाई पे टिक कर दिए और उस रेसिडेंट का आधार बन गया, फिर उसका डीओबी अपडेट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर अंडर डिक्लेरेशन में भी हम आधार बना रहे हैं तो उस रेसिडेंट का वंस इन वाइल, सिर्फ एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में डीओबी अपडेट हो सकता है। ये लास्ट ईयर आया है रूल एज पर सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले था कि कोई जितनी मर्जी उतना बार करवा ले, लेकिन नेम, डीओबी और जेंडर, जेंडर बाय मिस्टेक हो जाता है, ऑपरेटर से बाय मिस्टेक मेल की जगह फीमेल, मेल की जगह मेल, जल्दी जल्दी करने में। तो ये तीनों चीजें सिर्फ एक ही बार अपडेट होंगी। एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी हम जितनी मर्जी उतनी बार अपडेट करवा लें। ये स्क्रीन पे ये सबसे पहला पेज ओपन होगा जब आपका मशीन L1 L2 हो जाएगा। आप इस CMP जब ओपन करोगे, सबसे पहले जीपीएस कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसमें देखिए बॉड रेट ऊपर रहेगा, उत्तराखंड में ऑलमोस्ट या तो 4800 4800 या फिर 9600 पे आपका जीपीएस जो है वो कैच कर लेगा। जब तक ये तीनों कोऑर्डिनेट कैच नहीं करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, ये फर्क होगा। ये सिंक आपको हर 24 घंटे में एक बार ही करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम इनरोलमेंट करने के लिए 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 10 बजे दिन में अपना आधार सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में ही आपको जीपीएस पहले सिंक करना होगा। एक बार आपने जीपीएस सिंक कर लिया, फिर उसके बाद 24 घंटे में आपको जीपीएस सिंक करने की जरूरत नहीं, चाहे आप मशीन अपना बंद ही क्यों ना कर दो या लॉग आउट हो जाओ, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे में एक बार आपको अपना जीपीएस सिंक करना है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये तीनों कोऑर्डिनेट आ जाने के बाद यहाँ पे जो स्टॉप जीपीएस का दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेव जीपीएस आ जाता है। सेव करके फिर से आपको ये बंद करना है CMP। यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं ये सारे आइकन्स, टोटल 3 2 5 आइकन्स हैं। ये जो पहला वाला आइकन है, इसका मतलब ऑपरेटर का सारा डिटेल इसमें फीड किया हुआ है। दूसरा आइकन है फिंगरप्रिंट का, तीसरा आइकन है आपका आइरिस का, चौथा है डॉक्यूमेंट प्रिंटर का, और पांचवा है जीपीएस का। इसमें अगर कोई सा भी आपका काम नहीं करता रहे इनमें से, तो यहाँ पे वो रेड मतलब एक स्पॉट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिंगर वाले पे एक रेड डॉट अगर आपको दिखेगा, तो इसका मतलब आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ड्राइवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है आपके सिस्टम पे। वैसे केस में आप क्या करेंगे, ड्राइवर का जो यूएसबी केबल है उसको एक बार निकालेंगे, बाहर निकालकर फिर से अंदर लगाएंगे यूएसबी में, उसकी ड्राइवर को रीइंस्टॉल करके देखेंगे, या फिर सर्विसेज में जाकर आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो भी है सर्विस, उसको रीस्टार्ट करेंगे। ये सब बेसिक मतलब आप ट्राई करेंगे टेक्निकल प्रोसेस, तो ये आपका ओके हो जाएगा। सिमिलरली आपका आइरिस या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंटर, इन सब में
लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड जैसे ही तीनों आ जाता है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम फिर से इस एमपी को बंद करके रीओपन करते हैं। रीओपन जैसे ही हम करेंगे हमारा पेज ओपन होगा ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन पे। यहाँ पे हम ऑपरेटर और सेंटर का सारा डिटेल फिलअप करते हैं, और जितने भी ये एस्ट्रिक मार्क्स दिख रहे हैं रेड कलर के जो स्टार मार्क, इनको फिलअप करना कंपलसरी है। इसमें देखिए सेंटर टाइप में आप हमेशा परमानेंट लिखेंगे, दिख रहा है ना सबको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सेंटर टाइप, हाँ सेंटर टाइप में हम परमानेंट लिखेंगे, और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है व्हाइट लिस्टेड फॉर बीई, इसमें हमेशा ट्रू करेंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। सेंटर नेम में आप अपने सेंटर का डिटेल देंगे, एड्रेस में अपने सेंटर का एड्रेस आप देंगे, पिन कोड वगैरह सारा कुछ। और जो एड्रेस आप देंगे अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि जो भी आप डेटा यहाँ पे फीड करोगे आधार के साइट पे वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको अच्छे से चेक करने के बाद फिर आप ओके करोगे। एक बार ओके करने के बाद ऑथेंटिकेशन का ये आइकन आ जाएगा आपके पास आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आपको ऑथेंटिकेट करना है इधर थ्रू थंब, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के थ्रू। आइरिस आप सिलेक्ट कर लेना, और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब जो मोबाइल नंबर आपके आधार में फीडेड है उसी पे ओटीपी आएगा। इसलिए अगर किसी का ऐसा है कि मोबाइल नंबर नहीं है या मोबाइल नंबर गुम हो गया है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल अपडेट करवा लें आधार में, क्योंकि उसी पे हमेशा ओटीपी आएगा जब भी आप ऑपरेटर सिंक्रोनाइज करोगे। ओटीपी फीड करने के बाद आप ओके करोगे, तब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन का। देन आप डायरेक्ट आ जाओगे ईसीएमपी पे, मेन पेज पे। यहाँ से आप इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको जीपीएस सिंक करना है। जीपीएस सिंक करने के बाद ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन करना है, ऑपरेटर सिंक करना है। ऑपरेटर जैसे ही सिंक हो जाएगा फिर आप आ जाओगे मेन पेज पे। मेन पेज है आपका डेमोग्राफिक डिटेल का। इसमें जो प्री इनरोलमेंट आईडी है इसमें हम लोग कुछ भी फिलअप नहीं करते। एनपीआर रिसिप्ट में हम लोग नॉट गिवन में टिक लगा देंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल से सारा डिटेल हम लोग फिलअप करेंगे, जितने भी एस्ट्रिक मार्क हैं। यहाँ पे आप नीचे देखो राइट हैंड साइड में बायोमेट्रिक एक्सेप्शन दिया हुआ है, और नेक्स्ट। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन क्या होता है? आधार में तीन तरीके से बनता है। एक नॉर्मल हम सभी का बना है, फोर्स मेथड होता है, नोट कर लो। पहला होता है नॉर्मल तरीके से आधार बनता है, दूसरा बाय फोर्स, तीसरा एक्सेप्शन। बाय फोर्स में क्या होता है, जिनके भी फिंगरप्रिंट या आइरिस प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होता, सही तरीके से कैप्चर नहीं होता, उसमें क्या करते हैं 4 बार स्कैन किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ओल्ड एज रेसिडेंट हैं जिनका एज ज्यादा है, उनका फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहा है, जो वो सिर्फ 5 या 10% ही कैप्चर हो रहा है, तो ऐसे केस में उनके फिंगरप्रिंट को हम लोग 4 बार कैप्चर करते हैं, 4 बार स्कैन करेंगे। जो आधार की सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक बेस्ट 4 में से जो भी बेस्ट होगा वो अपने आप वो ले लेगी, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ 4 बार उनका स्कैन करना है, 4 बार हमें ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में उनका फिंगरप्रिंट नहीं आया, सिर्फ 5 या 10% आया, सॉफ्टवेयर रिजेक्ट किया, हम उनको बोलेंगे कि अब आपका आधार नहीं बन सकता या आधार अपडेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है, हमें 4 बार स्कैन करना है। चारों बार में से जो भी बेस्ट होगा वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको ग्रैस्प करेगा, सबमिट करेगा। इसको बाय फोर्स मेथड बोलते हैं। थर्ड हो गया आपका बायोमेट्रिक एक्सेप्शन। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन क्या होता है, किसी का भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है जिसका हम लोग बायोमेट्रिक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक फिंगर नहीं हो, या किसी का
एक आंख में प्रॉब्लम हो या आंख ही नहीं हो। यहाँ पे देखिए हम लोग फिंगरप्रिंट जैसे ले रहे हैं, ठीक है, इसमें राइट हैंड वाले में एक फिंगर मिसिंग है। इसका मतलब इस बंदे का जो दाहिने हाथ में एक उंगली नहीं है, कट है वो, ठीक है। तो ऐसे इनरोलमेंट जो होते हैं वो हमेशा बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में आते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस आ जाता है इनरोलमेंट में, किसका करेंगे, जिसका बॉडी पार्ट मिसिंग है। फॉर एग्जांपल किसी का एक हाथ नहीं है या एक उंगली नहीं है, एक आंख नहीं है, कुछ भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है, ये प्रॉब्लम है जिससे हम उसका वो बायोमेट्रिक नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं कि किसी का एक पैर नहीं है तो उसका बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में नहीं करना है। पैर से हमें कोई मतलब नहीं है आधार, हमें आधार में मतलब है फिंगरप्रिंट से, आंख से, चेहरे से, बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, फिंगर में प्रॉब्लम है या फिर आईज में प्रॉब्लम है, तब हम बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में करेंगे। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक फोटोग्राफ लेते हैं, जो कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ फेस का, वो सिंपली एक फोटोग्राफ लेते हैं। एक्सेप्शन का जब इनरोलमेंट करेंगे तो हम 2 फोटोग्राफ लेंगे। एक तो रहेगा आपका फेस का, दूसरा रहेगा आपका फिंगरप्रिंट। आपका दिखते रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखो नीचे ये जो फोटो दिख रहा है, एक तो आपका नॉर्मल फोटो हो गया, ठीक है। ये किसी का भी इनरोलमेंट करेंगे इस तरीके का एक फोटो लेना है। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में अगर हम करेंगे एक एडिशनल, इसको एक्सेप्शन फोटोग्राफ कहा जाता है। जो भी बॉडी पार्ट मिसिंग है उस इंसान के, उस इंडिविजुअल के फेस के साथ वो फोटोग्राफ लिया जाता है। और हाथ का डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगा, हथेली का, हथेली आपकी कैमरे की तरफ, इसको उल्टा साइड से नहीं खिंचवाना है। अगर उस तरीके से लेंगे उल्टा, अगर इसी हाथ को उल्टा करके ये रेसिडेंट खिंचवाएगा तो इसका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में ये डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन जो भी ऑपरेटर सर्टिफाइड है वो ये इनरोलमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए सुपरवाइजर मस्ट है। तो जो सुपरवाइजर सर्टिफाइड है वही बायोमेट्रिक एक्सेप्शन टाइप का इनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल इनरोलमेंट करेगा, बाय फोर्स इनरोलमेंट करेगा, लेकिन एक्सेप्शन वाला इनरोलमेंट ऑपरेटर सर्टिफाइड ऑपरेटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक डिटेल फिलअप किए, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन का बता दिया, इसमें सारा डेटा फिलअप करने के बाद हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं। फोटो लेते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड है पीछे, फोटो के पीछे, वो हमेशा कंप्लीट वाइट होना चाहिए। कोई भी अगर कलर या कुछ भी अगर और दूसरे किसी चीज का फोटो आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा ये कंप्लीट वाइट होना चाहिए। तो जब भी आप अपना आधार सेंटर सेटअप करें, या तो पीछे स्क्रीन लगा लें वाइट, या चार्ट पेपर वगैरह चिपका लें, ठीक है। प्लस जो फोटो हम लोग लें, चेहरे पे फोकस लाइट सही तरीके से पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप फोटो वगैरह खींच लोगे तो फिर वो आधार रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कैप्चर का परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ये 87% है, ग्रीन हो गया। अगर ये लेस देन 50% रहता तो ये रेड हो जाता है। इसका मतलब कि वो सॉफ्टवेयर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, आधार रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ लेने के बाद फिंगरप्रिंट हम लोग लेते हैं। फिंगरप्रिंट का क्या है, 4+4+2। सबसे पहले हम किसका लेंगे, लेफ्ट हैंड का, बाहिने बायां हाथ का, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड का 4 फिंगर। देन लास्ट में दोनों थंब, अंगूठे, 4+4+2। इसमें सब ग्रीन होना चाहिए हमेशा, तभी ये इनरोलमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर इसमें से कोई सा भी एक रेड है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम स्कैन करेंगे। कितनी बार स्कैन करेंगे, 4 बार स्कैन करेंगे। अगर 4 बार स्कैन करने के बाद भी हमारे पास कोई सा भी अगर रेड ही रहता है तो वो ऑटोमेटिक बाय फोर्स मेथड से इनरोलमेंट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आइरिस लेंगे। आइरिस में भी सेम ध्यान देंगे हम लोग, कितना परसेंट कैप्चर कर रहा है। इसको ग्रीन होना चाहिए, जो स्कोर होता है दैट शुड बी ग्रीन। अगर वो रेड है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रेड है तो हम 4 बार लेंगे, जो भी होगा
बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको कंसीडर करेगा। फाइनली जब हम सारी चीजें ले लेते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, सब कुछ, तो ये रिव्यू के लिए ऑप्शन आता है। रिव्यू में हम देख लेंगे, रेसिडेंट को भी दिखा देंगे कि स्पेलिंग वगैरह, डीओबी, फोन नंबर, ये सब कुछ चेक कर लो आप। उसे कुछ भी अपडेट करवाना होगा अभी अपडेट करवा सकते हैं, अदरवाइज एक बार सबमिट हो जाएगा आप फिर अपडेट नहीं कर सकते। पहले ये ऑप्शन नहीं था। पहले क्या था, सबमिट करने के विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर आप आधार में कुछ भी अपडेट करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है, या फिर पैकेट डिलीट कर दिया जाता था। अगर किसी रेसिडेंट का गलत फीड हो गया है, फिर रेसिडेंट बाद में आता था, पैकेट अपलोड भी हो गया है, तो उसका पैकेट डिलीट करके फिर वो काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका संग संग पैकेट अपलोड होता है, इसलिए गलती ना ही करे तो अच्छा है। कल मेरे पास एक केस आया था एसबीआई का, उसमें ऑपरेटर क्या किया, नेम में लास्ट में एक गलती से लग गया, ठीक है, और उसका पैकेट भी अपलोड हो गया। अब रेसिडेंट जो थे वो काफी नाराज हो रहे थे। अब उनका कुछ नहीं हो सकता जब तक आधार के सर्वर से ही वो रिजेक्ट होकर नहीं आ जाए। और इन केस अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ, आधार उनका जनरेट अपडेट हो जाता है, तो फिर उनका दोबारा नेम भी अपडेट नहीं होगा। तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। लेकिन पैकेट अब चूंकि अपलोड हो गया था, और अब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि आप पैकेट को कैंसिल कर सकते हो। इसलिए अपने एंड से वेरीफाई कर लेना आप लोग, जब भी करो 1 या 2 बार, सारा कुछ ओके रहे, खासकर नाम के स्पेलिंग में, क्योंकि एड्रेस अपडेट आप जितनी मर्जी उतनी बार कर सकते हो, लेकिन नाम और डीओबी, ये 2 चीजों पे फोकस करना आप लोग। लास्ट में ये आईडी स्लिप का प्रिंट लेकर अपना साइन करना है, रेसिडेंट का साइन करवाना है, और रेसिडेंट को ये दे देना है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले रेसिडेंट आएगा आपके पास, फॉर्म फिलअप करवाना है, फॉर्म फिलअप करवा के उसका डेमोग्राफिक डिटेल फिल करना है। डेमोग्राफिक डिटेल लेने के बाद फोटोग्राफ लेने हैं, फोटोग्राफ के बाद उसके फिंगरप्रिंट लेने हैं, फिंगरप्रिंट के बाद आइरिस, आइरिस के बाद उसको रिव्यू करवाना है। रिव्यू करवा कर सबमिट आप करोगे। उसके बाद रेफरेंसेज में जाकर जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसको सबमिट करके फाइनली आपको इनरोलमेंट को सबमिट करना है। इनरोलमेंट को जैसे ही सबमिट करोगे, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेकर अपना सिग्नेचर करना है, रेसिडेंट का साइन लेकर रेसिडेंट को दे देना है। तो वो कुछ भी अगर बेसिक डिटेल चाहिए, फॉर एग्जांपल अब आने वाले डेज में आपके जो भी अगर बगल के फ्रेंड होंगे, उनको अगर एग्जाम देना हो या यूआईडीआई से जो भी रिलेटेड डिटेल चाहिए, www.uidi.gov.in पे आप जाओगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। प्लस कितने सेंटर चल रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। फॉर एग्जांपल माय आधार के अंदर में आता है गेट आधार, गेट आधार के नीचे लिखा हुआ है लोकेटेड एंड इनरोलमेंट सेंटर। यहाँ से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह का अगर आपको देखना है आधार सेंटर, आपको यहाँ से पता चल सकता है। किसी का आधार नंबर वेरीफाई करवाना हो या फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना हो, तो आधार सर्विसेज में आप जाकर ये काम करवा सकते हो। मेनली किस तरह का गलती, एरर्स जो होता है ड्यूरिंग इनरोलमेंट, वो इस स्लाइड में आप लोग देख लो। जैसे हम जो भी फोटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ आधार में हमेशा लाइव लेना होता है। ऐसा नहीं कि अब देखो जैसे छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लगता, ठीक है, तो कभी कोई पेरेंट लेकर आ गया फोटोग्राफ सिर्फ अपने बच्चे का पासपोर्ट साइज, और आपको बोलेगा कि बच्चे का फोटोग्राफ ये है, इस फोटो का फोटो आप ले लो, प्लस बायोमेट्रिक तो मेरा लगना है, मेरा आधार लगना है, डिटेल सब मैं दे रहा हूँ। इस तरीके का केस कभी मत आप लोग एक्सेप्ट करना। ऐसे में क्या होता है, ऑपरेटर को 1 से 3 साल की सजा होती है, प्लस 10,000 टू अप टू 1 लाख तक का फाइनेंशियल पनिशमेंट मिलता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके की गलती कभी आप लोग मत करना। आधार में जब भी फोटोग्राफ लेना है, लाइव फोटोग्राफ लेना है, फोटो कभी नहीं।
ये सबसे देखो 9th नंबर पे जो दिया हुआ है, रेड कलर के ये जितने हैं 9, 10, 11, 12, ये चारों जो है ये ब्लंडर मिस्टेक होते हैं। इस पे 1 से 3 साल का सजा है और 1 से 10 लाख तक का 10,000 से 1 लाख तक का फाइन है, फाइनेंशियल। फोटो और फोटो, किसी भी फोटो का फोटो लेकर हमें आधार नहीं बनाना है। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन हमें कभी रिजेक्ट नहीं करना है, ये सोच के कि हमारा आधार कैंसिल हो जाएगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो या ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा। कभी भी बायोमेट्रिक एक्सेप्शन रिजेक्ट नहीं करना है। कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है एड्रेस वगैरह में, या ह्यूमन फोटो मिसिंग। जैसे केस आया था एमपी में, बजरंगबली का आधार बन गया था, हनुमान जी का, ठीक है, तो उस ऑपरेटर को भी अच्छा खासा फाइन प्लस सजा। मध्य प्रदेश में ये केस आया था। तो ये सारे एरर्स हैं, इन एरर्स को आपको नहीं करना है, लेकिन बाय मिस्टेक वंस इन ए वाइल कभी हो गया छोटा मोटा, देन इट्स ओके। बट 9 to 12 में जितने भी जो एरर्स दिए हुए ये कभी हमें नहीं करना है, ये गलती से नहीं होता, ये जब तक हम नहीं चाहेंगे ये नहीं होगा। फोटो हमें कभी नहीं करना है, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन रिजेक्ट नहीं करना है, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है। तो बायोमेट्रिक एरर फॉर एग्जांपल, जो भाई थे, छोटे बच्चे थे उस टाइम जब उनका आधार बना था, ठीक है, छोटा वाला क्या किया, बड़े भाई का डिटेल और फोटो खिंचवाया, बायोमेट्रिक अपना दे दिया। बड़ा वाला क्या किया, छोटे वाले में अपना दे दिया। जब वो लोग अभी 7th, 8th, 9th में जब पहुंचे, उनको कुछ होगा, डीवीटी वगैरह से रिलेटेड स्कूल में कुछ था जिसमें उनको ऑथेंटिकेट करना था, उनका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा था, क्योंकि छोटे भाई के आधार में बड़े वाले का फिंगरप्रिंट था और बड़े वाले में छोटे का था। उनके पेरेंट्स को ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ झेलना पड़ा था। वो डेली यहाँ पे आते थे, यहाँ से फिर दिल्ली जाते थे, हर जगह काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों का आधार कैंसिल हुआ, प्लस उनके फाइन भी लगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक एरर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पहचान कर या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में बायोमेट्रिक एरर नहीं करना है, डॉक्यूमेंट एरर नहीं करना है। अब जैसे अब कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट लाएगा, आप पूछोगे कि अगर कोई गस्टेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा कर लाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहला चीज हमें ओरिजिनल लेना है, प्लस जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो यूआईडीआई का दिया हुआ है उसमें सारी चीज फिलअप होने चाहिए, दैट्स ऑल। अगर उसमें फिलअप किया हुआ है तो फिर वो रेसिडेंट पे एक्शन होगा, लेकिन हाँ अगर उसमें कुछ फिलअप नहीं किया हुआ है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब फिर वो ऑपरेटर पे एक्शन होगा। इसके अदर्स एरर भी आप नीचे हैं, देख लो आप। पुअर क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं होना। एक चीज आप लोग क्लियर करना, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे वो कलर में ही स्कैन करना। रीजन, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में आप स्कैन करते हो तो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी एज ए फोटोकॉपी लगेगा और उस केस में आधार रिजेक्ट करेगा। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो हमेशा कलरफुल कलर में स्कैन करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। ठीक है, नहीं मिसमैच एज वगैरह का आप देख लोगे जब फाइनल सबमिट करोगे। ये प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको देखने हैं, पढ़ लो आप लोग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। वेरीफायर का सिग्नेचर होना चाहिए, तो इन केस अगर आपके यहाँ वेरीफायर नहीं है तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का ही सिग्नेचर होना चाहिए। इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट मत करना आप लोग। इंट्रोड्यूसर बेस्ड मैक्सिमम रिजेक्शन के केस आ रहे हैं। अब जैसे छोटे बच्चों का आधार बनता है तो उनका HOF में बनता है, हेड ऑफ द फैमिली। जो भी उनके आइदर पेरेंट होते हैं उनका उनके आधार के बेसिस में बनता है। इंट्रोड्यूसर बेस पे जहां तक हो सके ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको अवॉइड करना।
ये देखिए फोटो केस का एग्जांपल। पुअर डॉक्यूमेंट का एग्जांपल, इनवैलिड डॉक्यूमेंट। अब रेसिडेंट ने तो डॉक्यूमेंट लगा दिया, ऑपरेटर ने डॉक्यूमेंट लगा दिया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इस टाइप के पकड़ में आने पे ऑपरेटर पे एक्शन होता है, ऑपरेटर सुपरवाइजर पे। ये एक्सेप्शन फोटोग्राफ है। जो एक्सेप्शन वाला फोटो है वो आप देखो काफी ज्यादा ब्लर है, क्लियर नहीं है। तो इस टाइप का फोटो, ऐसे जितने भी आधार होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। फोटो जो है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्लियरली विजुअल होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड में क्या इशू है या कोई फिंगर मिसिंग है। बच्चों का जब हम फोटोग्राफ लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा 1 मंथ ओल्ड है या 2 मंथ ओल्ड है, वो खुद से नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो उसके पेरेंट अपनी गोद में लेकर बैठते हैं। हमेशा हमें केयर करना है कि जब बच्चे का फोटोग्राफ पेरेंट के वो गोद में रहेगा, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में वाइट भी नहीं होगा, दैट्स आल्सो ओके, लेकिन पेरेंट का भी फेस नहीं आना चाहिए उस फोटो में। जैसे पहले वाले फोटो में आप देख रहे हो, माँ का भी चेहरा आ रहा है, बच्चे का भी, तो दो फेस एक फोटोग्राफ में नहीं आना चाहिए, ऐसे आ रहा है रिजेक्ट हो जाएंगे। बच्चे का ही आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फेस, भले ही माँ का बैकग्राउंड दिखेगा साड़ी वगैरह, ठीक है, लेकिन सिर्फ चेहरा सिर्फ एक ही जन का आना चाहिए। दूसरे फोटो में भी देखो पीछे बैठे हुए हैं 2 लोग, उनका भी फेस आ गया, प्लस इस बच्चे का भी फेस है, ये सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक चेहरा आना चाहिए फोटो जो भी हम लोग लेंगे। पिक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा ब्लर्ड या ब्लैक पूरा नहीं है। इस टाइप के फोटोग्राफ्स रिजेक्ट, देखिए इनके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका कंप्लीटली व्हाइट नहीं है। प्लस ये एज फोटो मिसमैच का केस है। यहाँ पे देखो आप, जो फर्स्ट पिक है उसमें मतलब रेसिडेंट का एज जो दिया हुआ है वो लेस देन 1 ईयर्स। क्या ये पॉसिबल है? या फिर ये दूसरे फोटोग्राफ में? तो ये कभी कभी बाय मिस्टेक होता है, कभी कभी ऑपरेटर जानबूझ के भी करते हैं। तो इस टाइप की गलतियों को आपको अवॉइड करना है। जैसे 23 की जगह 3 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि जो ईयर हम लोग डालते हैं वो बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाए, जो भी की जगह हम इस साल का ईयर डाल दें या कुछ पुराना ईयर डाल दें, जिससे एज कम हो जाता है। तो ये जब भी हम लोग फाइनल सबमिशन करते हैं इनरोलमेंट के बाद, ये सब केयर करना है। इसमें जेंडर मिसमैच है, फीमेल हो गया है जबकि ये मेल है। फाइनली आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, आपको इस फॉर्मेट में मेल करना है: इनरोलमेंट एजेंसी कोड, रजिस्ट्रार कोड, रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस आपका न्यू दिल्ली प्रगति मैदान है, आरओ दिल्ली प्रगति मैदान। इशू का डिटेल में आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में जो भी ऑपरेटर सुपरवाइजर वहां पे, उसका इसमें डिटेल आएगा, नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो, नहीं तो रहने दो आप। ईमेल के थ्रू ही आप करोगे तो वैसे ईमेल भी आप दे दें। इन सब के अलावा एक और चीज ऐड कर लो, एनीडेस्क आईडी। एनीडेस्क सबके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकल इशू कुछ भी आता है, टेक सपोर्ट आपको रिमोटली एनीडेस्क पे ही लेकर आपका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो एनीडेस्क आईडी इसमें मेंशन करना, और ये है ईमेल आईडी टेक सपोर्ट का, techsupport@uida.net.in। सीसी में आप मुझे रखोगे vinay.singh@uida.net.in। प्लस जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके ईडीएम नोडल, तो अपनी ईडीएम का ईमेल आईडी इसमें सीसी में आप रखोगे।
ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया।